हेलो स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और सीबीएसई बोर्ड से प्रत्येक वर्ष क्लास 10th के लिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जिसे एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। पर इसको लेकर अधिकांश स्टूडेंट्स के मन में एक खौफ बना रहता है कि ये बहुत ही हार्ड है और इसका रीज़न ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉपर वे में टीचिंग नहीं हुई होती है या फिर उनको ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो उसमें दिए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण सर और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल फोर्थ नीड में। अब बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और चलिए अब देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो चलिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहला क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की पहचान कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिए ज़रा, मान लीजिए कि ये एक राइट ट्रायंगल है जिसका ये एंगल राइट एंगल है। सुविधा के लिए हम लोग इसका नाम ABC दे देते हैं। तो B के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब राइट एंगल्ड के अपोजिट साइड को, सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं और H से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। अब बात आ गई कि परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। तो यहाँ क्लियर कर दें कि परपेंडिकुलर और बेस वैरी करते रहते हैं, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आप इस राइट ट्रायंगल के किस एक्यूट एंगल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तभी आप परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम इस एक्यूट एंगल C को लेते हैं और इसके वैल्यू को थीटा मान लेते हैं, तो ठीक इसके सामने यानी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और P से डिनोट करते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर। और जो एक साइड बच जा रहा है तो इस रिमेनिंग साइड को हम बेस कहेंगे और B से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि यही राइट ट्रायंगल ले लें और इस राइट ट्रायंगल में हम एंगल A को सेलेक्ट करें, इसको एक्यूट एंगल के रूप में सेलेक्ट करें, तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा, क्योंकि राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। पर अब हम एंगल A को सेलेक्ट किए हैं तो ठीक इसके सामने यानी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और जो एक रिमेनिंग साइड है इसको कहेंगे बेस। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, पर इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, यानी इस केस में BC बेस था और इस केस में BC परपेंडिकुलर हो गया है। तो आप देखिए कि ये वैरी कर जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए, ये इनको हम TR बोलते हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, वो होता है H/P। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है B/H
और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये हो गया h/b। थर्ड है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू हो गया b/p। ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो हम इन 6 में से किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी किस टीआर को सिलेक्ट करें। तो देखिए, इसको समझाते हैं कि मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल के लिए ये सपोज कीजिए एक्यूट एंगल क्वेश्चन में दे दिया गया है, या इस एक्यूट एंगल को निकालना है। तो मान लीजिए कि ये एक्यूट एंगल दे दिया गया है, और साथ में ये AB भी दिया है, और ये निकालना है H। तो मतलब इसके लिए P दिया गया है क्वेश्चन में और H निकालना है, या फिर उल्टा हो सकता है कि H दिया गया हो और P निकालना हो। तो इन दोनों केस में P और H से रिलेटेड जो ये दो आप देख रहे हैं TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हीं में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये B और ये H में से कोई भी एक क्वेश्चन में दिया हो और दूसरा निकालना हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अधिकांश केस में ध्यान दीजिएगा जरा कि हाइट का मतलब हो गया ये वर्टिकल लेंथ हाइट हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये डिस्टेंस हो गया। मतलब ये हाइट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में यही दिए गए होते हैं। इन्हीं में से किसी एक को दिया गया होता है और एक को निकालना होता है। मतलब कि अगर ये दिया गया है ये निकालना हो, या फिर ये दिया गया है ये निकालना हो, तो इस केस में हम tan थीटा या cot थीटा में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो अधिकांश स्टूडेंट्स इसको प्रीफर्ड करते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू p/, लेना पसंद करते हैं। तो ये आपको बता दिए कि क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको P, B और H में से कोई भी दो मिल जाएंगे साइड्स, और उन साइड्स में से एक साइड दिया होगा और दूसरे को कहेगा निकालने के लिए। तो उसके अनुसार आपको साइन, कॉस, टैन या ये सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको कुछ स्पेशल एंगल के TR का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो वो स्पेशल एंगल कौन कौन है? वो स्पेशल एंगल ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अधिकांशतः हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इन्हीं 3 स्पेशल एंगल्स का यूज किया जाता है। तो आपको बता दें कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फिर tan की बात करें तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। ठीक है। अगर कभी कभी cot भी यूज किया जाता है तो cot के बारे में बता दें। cot 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 का रेसिप्रोकल होगा, cot 45 डिग्री tan 45 डिग्री के इक्वल ही होगा, और cot 60 डिग्री का वैल्यू cot 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि √3। ये cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे सही ढंग से प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मेरा वीडियो देखना न भूलेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देख लीजिए। आपको और क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको जानकारी होनी चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो जानते हैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको समझने के लिए हम दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए ये है ए और एक दूसरा पॉइंट ये है बी। ये पॉइंट है एट अ हायर लेवल, ये हायर लेवल पर पॉइंट है और ये है ए पॉइंट एट अ लोअर लेवल, ये ऊंचाई पर पॉइंट है और ये नीचे का एक पॉइंट है। और इस पॉइंट को आप एक ऑब्जेक्ट मान लो। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी इसको देखा जाना है, ऑब्जर्व किया जाना है। और ऑब्जर्व कौन करेगा? ऑब्जर्व करेगा एक ऑब्जर्वर जो यहां पर है, मतलब वो नीचे से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हम यहां क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की जगह पे ऑब्जर्वर का यहां सपोज कीजिए आई बना दिए। ये ऑब्जर्वर की आई है, वो यहां से देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को ये यहां से देख रहा है। तो समझिए कि यहां से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, ऑब्लिकली ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को हम, ये लाइन का डायरेक्शन ऐसे है, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। अब क्या करना है, जहां पे ऑब्जर्वर का आई है, इस आई पॉइंट से होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो हमने कहां से ड्रॉ कर दिया, पॉइंट बी से, यानी थ्रू ए पॉइंट एट लोअर लेवल। और अब क्या करना है, आप देखेंगे यहां पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें से आपको जो एक्यूट एंगल है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे ये एंगल एक्यूट एंगल है, तो इसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां कहेंगे इसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किस पॉइंट का? पॉइंट ए का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एट पॉइंट बी, ये कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एट पॉइंट बी। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ गए होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है और ये एक एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए इसी चीज को ले लेते हैं, जरा ऐसे समझिए या फिर मिटा देते हैं इसको। देखिए फिर से हम दो पॉइंट लेते हैं और यहां पे हमने लिखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं। ये मान लीजिए एक पॉइंट है ए एट अ हायर लेवल और दिस इज अनदर पॉइंट एट लोअर लेवल, एंड नाउ दिस पॉइंट इज एज अ ऑब्जेक्ट। यह पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में है एंड इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और यह पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है। और इस बार ऑब्जर्वर एट हायर पॉइंट है, मतलब वो हायर पॉइंट पर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे उसका आई बना दे रहे हैं। यहां पे मान लीजिए वो ऑब्जर्वर है, यहां से वो नीचे वाले पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से देख रहा है। ठीक है, यहां से वो देख रहा है। तो हम इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा और तिरछा बना दे रहे हैं, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिए। यहां पे अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था कि आपको वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जहां पे ऑब्जर्वर की आई है, यानी आई पॉइंट से हो करके एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा तो यहां पर दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, जिसमें से एक ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट एंगल होगा। तो आप देख लीजिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। तो दोनों में से जो एक्यूट एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां इसको लिख देते हैं यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का ये है? बी का, एट या फ्रॉम लिख सकते हैं, कहां से? इस पॉइंट से, यानी ए से। तो इस तरह से ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमेशा ऊपर बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा
लोअर लेवल पॉइंट पे बनता है। तो अब आगे बताते हैं आपको कि इस पॉइंट पर फिर से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो एंगल है एक्यूट एंगल ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दोनों एंगल को आप कंपेयर करें, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दोनों जब हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे तो पैरेलल होंगे, और दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का प्रत्येक पेयर इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, पर सोल्व करने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की जरूरत हो, तो दोनों इक्वल होते हैं, तो डिप्रेशन वाले एंगल से हम एंगल ऑफ एलिवेशन को निकाल लेंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो मान लीजिए कि यहां कोई बिल्डिंग है, ये सपोज कीजिए कि ये एक बिल्डिंग है ए बी, ये उसका रूफ है और ये बिल्डिंग का बॉटम है। यहां मान लीजिए इसके ठीक बगल में एक टावर खड़ा है और इस टावर का ये टॉप है और ये टावर का बॉटम है। ठीक है, अब समझिए ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां पे ऑब्जर्वर है यहां पे, और यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है टावर के टॉप को, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। फिर हम इस ऑब्जर्वर पॉइंट से होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एक्यूट एंगल बनेगा ये कहलाएगा इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट ए पर या पॉइंट ए से इस पॉइंट पी यानी कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि टावर के टॉप का बिल्डिंग के रूफ से एंगल ऑफ एलिवेशन। पर सोचिए कि अगर यही ऑब्जर्वर इसको न देख करके इस टावर के बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है, तब यहां से एक लाइन ऑफ साइट इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, और तब जहां चूंकि ऑब्जर्वर यहां है इसलिए यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान दीजिए, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? पी का। कहां से? ए से। लेकिन ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? क्यू का। और कहां से? ए से। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हम इस बी और क्यू को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो एंगल होगा वो अब यहां पे अगर ऑब्जर्वर रहता और वो इस रूफ को देखता, इस पॉइंट को देखता, तो फिर ये कहलाता एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम क्यू। और इस स्थिति में ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते, यानी कि अगर ये मान लीजिए थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब जो इस वीडियो में आपको ये सब कॉन्सेप्ट बताया गया ये सफिशिएंट है आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। साथ ही आपको क्वेश्चन को रीड करके एक सही डायग्राम, सही डायरेक्शन में एक डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल फोर्थ नीड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को देखने के लिए, उसके सॉल्यूशन को समझने के लिए देखना ना भूलें हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।